नमस्कार, आपके साथ मैं हुरमान अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वह अपने खेतों में लंबे वक्त तक मौसम की परवाह किए बिना काम करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वे केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वैज्ञानिक तकनीक से मूंग की खेती करें और अधिक उपज पाएं। गाय भैंसों में बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां और इनका निदान। दलहनी फसलें प्रोटीन का एक मुख्य जरिया तो है ही, साथ ही ये फसलें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाती हैं और अब तो कई दलहनी फसलों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आप दलहनी फसलों के तहत मूंग की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार लेने के लिए मूंग की उन्नत किस्मों की बुआई वैज्ञानिक तरीके से ही करनी होगी। तो किस प्रकार से करें मूंग की खेती, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर ML। राम राम, मैं मदन लाल मेघवाल, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको थोड़ी बहुत मूंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा। यह शुष्क व गर्म जलवायु की फसल है। मूंग की खेती के लिए 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक इसको उत्पादन किया जा सकता है। और किसान भाई, मूंग की फसल के लिए अपने को अधिक वर्षा हानिकर होती है। मृदा की बात करेंगे तो मूंग की फसल राजस्थान की सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जाती है। मुख्य रूप से फसल के लिए जल निकास वाली उपयुक्त दोमट इसके लिए सर्वमान्य मानी जाती है। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां। तो मूंग की उन्नत किस्में किसान भाई, इसमें GM 4, RGM 62, पूसा वैसाखी, SLM 16, RGM 344 आदि मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है। अब बात करें खेत की तैयारी। 2-3 जुताई कर देनी चाहिए। पाटा लगाकर मिट्टी भुरभुरी और समतल बुआई की जाती है। खरीफ की मूंग के लिए वर्षा होते ही 2-3 बार करके बुआई की जाती है। खाद और उर्वरक की बात करें तो इसमें से अपने को 15 से 20 टन अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। इससे अपने को उत्पादन का भी फर्क पड़ेगा। मूंग की बीज दर की बात करेंगे तो अपने मूंग की बोने से लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अब किसान भाई, इसमें बीज उपचार। बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम 3 किलोग्राम या 2 किलोग्राम कार्बोडाइम से उपचारित करने के बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके ही बोए। के लिए 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ गर्म करके घोल बनाएं तथा घोल के ठंडा होने पर इसमें 600 ग्राम कल्चर मिलावे। इस मिश्रण को बीज पर प्रकार मिला दे। सभी बीजों पर इसकी परत पर चढ़ जाए। इसके बाद बीजों को छाया में रखकर सूख देना है। सूखने बाद इनको अच्छी तरह से बुआई कर देनी चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। मूंग की बुआई की बात करेंगे तो इसमें वर्षा होते ही मूंग की बुआई कर देते हैं और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर उपयुक्त रख देनी चाहिए। अब किसान भाइयों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि की बात करें, खरपतवार के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु 1 किलोग्राम क्लूफ्लोरिन को 100 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव कर देने से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। 30 से 35 दिन की फसल में नीर गुड़ कर देनी चाहिए और उत्पादन में अधिक फर्क पड़ेगा और अपने जो आमदनी होगी उसमें वृद्धि होगी।
बरसात के मौसम में मनुष्यों में तो कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, साथ ही पशुओं में भी कई प्रकार की समस्याएं देखने में आती रहती हैं। यहाँ अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो इनकी बरसात में विशेष देखरेख करनी चाहिए, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा नहीं रहे। तो बीमारियों से दुधारू पशुओं को बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाएं, जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रामजी गुप्ता से। किसान भाइयों, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो हमारे पशु हैं इस बरसात के मौसम में उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बीमारी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ अगर एहतियातन उपाय बरत लें तो हमारे पशुओं में रोगों के चांसेस कम हो जाएंगे। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी गाय तथा भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं को बरसात के प्रभाव से बचाना होगा। तो इसके लिए गाय तथा भैंसों के आवास का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इलाज से जो है बचाव ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं वहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह रखी जाए। साफ़ सफाई के लिए है कि प्रतिदिन आप जो है सुबह शाम गोबर जरूर हटाते रहें। इसके अतिरिक्त पशु जहाँ पर बांधे जाते हैं वहाँ पर पानी का भराव कम से कम होना चाहिए। किसान भाइयों, देखा जाता है कि ज़्यादातर आप लोग अपने गाँव में कुछ इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि जो नांद होती है उसको आप ऊपर कर देते हैं। इसका ऊपर करने के रीजन सिर्फ इतना आप लोग रखते हैं कि जो पानी गिरे तो वो आसानी से नीचे निकल जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखी जाती है कि जब आप लोग इस तरह के कार्य करते हैं तो उसकी वजह से ख़ास तौर पर भैंसों के बारे में देखा जाता है कि उनका पिछला धड़ जो है नीचे की तरफ हो जाता है और फिर जब नित्य प्रति होने लगती है क्रिया और उसके बाद आप जैसे ही उसको प्रोटीन वाले चारे ज़्यादा देते हैं तो ऐसी दशा में देखा जाता है कि ऐसे हमारी भैंसों में बेल निकलने की समस्या शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको इतना बताना है कि जब भी हम जानवर बांधने के लिए व्यवस्था करें तो उसमें फर्श का ढाल मात्र 5% होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का ढाल होना चाहिए, जिससे उनमें जो पानी गिरे या उनका पेशाब हो वो आसानी से निकल जाए। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, देखा यह जाता है कि जो इस मौसम में चूँकि थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा होती है और कभी कभी नमी की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे समय में जो भी बाड़ा हो उसमें हवा का आवागमन अच्छी तरह से बना रहे। किसान भाई, उसके अतिरिक्त जो हमारे पशु हैं उनके बाड़े में स्वच्छ साफ पानी जरूर उपलब्ध रहे, क्योंकि जैसे उनको प्यास लगती है उनको पानी पीने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ नमक की मात्रा आप जो है उनके आहार में अवश्य बढ़ा दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, यदि हरे चारे की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप भूसे में थोड़ा सा उसको गीला कर लें और गीला करने के साथ 100 किलो भूसे में कम से कम 10 से 15 किलो जो है सीरे का छिड़काव अवश्य कर दें। इस सीरे के छिड़काव से उसमें जो है जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ भूसे की पाचकता भी बढ़ेगी और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो पशुओं को मिल जाएगी और उससे उनके जो है दूध उत्पादन पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो हमारे पशु हैं उनको रोगों से बचाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उनका टीकाकरण अवश्य करा लें। जो किसान भाई अभी तक टीकाकरण नहीं कराए हैं वो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा लें। अमरूद के पौधे आमतौर पर 6 से 7 मीटर की दूरी पर देखने को मिलते हैं, जिन पर अच्छी फलत आने में अधिक वक्त लगता है और उत्पादन सीमित रहता है। ऐसे बागों का सही प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण रोग कीट भी अधिक आते हैं। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए CISH लखनऊ द्वारा अमरूद की सघन बागबानी की तकनीक को विकसित किया गया है। इस तकनीक से लगाए गए बागों से उपज अधिक मिलती है। तो आइए इस तकनीक पर विस्तार से जानते हैं इसी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VK सिंह से। सबसे अच्छा टेक्निक होता है हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जिसमें कम जगह में ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं।
आप जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ देख रहे हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी है। पहले जो सामान्य जो डेंसिटी थी उसमें केवल 277 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाते थे, यानी 10,000 स्क्वायर मीटर में। लेकिन यहाँ जहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर हम 5,000 पौधे पर हेक्टेयर में लगा सकते हैं। तो हाई डेंसिटी सघन बागवानी और अति सघन बागवानी, यह अमरूद के लिए काफ़ी लाभ मिल जाएगा। अमरूद की सघन बागवानी की तकनीक अपनाने से किसानों को उपज अधिक मिलती है और लाभ भी अच्छा होता है। आमतौर पर अमरूद की बागवानी 6 से 7 मीटर की दूरी पर की जाती है और ऐसे पूरी तरह विकसित फल वृक्षों से प्रति एकड़ 3 से 4 टन ही उत्पादन मिल पाता है और ये उत्पादन 8 से 9 साल के बाद ही मिलता है। इसलिए अमरूद का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान लखनऊ से अमरूद की सघन बागवानी तकनीक विकसित की गई, जिसे आज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान अपनाकर अच्छी उपज और आमदनी ले रहे हैं। अगर आप सघन बागवानी की तकनीक से अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं तो रोपण दूरी इस प्रकार से होगी। किसान भाइयों, बागवानी की इस तकनीक में सामान्य बागवानी की तुलना में अधिक उत्पादन मिलता है। सामान्य बागों में रोपण के 5 से 6 साल के बाद ही फलन आता है, जबकि सघन बागवानी में दूसरे या तीसरे साल से ही अच्छा फलन शुरू हो जाता है। अगर सघन बागवानी में उत्पादन की बात की जाए तो वो इस प्रकार है। सघन बागवानी की इस तकनीक में कैनोपी मैनेजमेंट से पौधों को शेप देने और हाइट पर कंट्रोल करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें पौधों की शाखाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं, उतनी तेजी से कटाई छटाई की जाती है। अगर आप अमरूद का नया बाग लगा रहे हैं तो पहली कटाई छटाई का कार्य रोपण के 2 से 3 माह बाद करते हैं। अगर अल्ट्रा हाई डेंसिटी यानी अति सघन तकनीक से बागवानी करते हैं तो उस दशा में रोपण के 1 से 2 माह बाद ही कटाई छटाई करते हैं। सघन बागवानी में जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई से मुख्य तने को काटते हैं और हाई डेंसिटी तकनीक में 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटते हैं। कटाई के बाद कई शाखाएं निकलती हैं, जिनकी पहले साल 2 से 3 बार प्रूनिंग करके एक निश्चित आकार दिया जाता है और दूसरे साल से एक निश्चित समय पर प्रूनिंग का कार्य किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग हाइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रूनिंग करते हैं, काटते हैं और निश्चित समय और निश्चित जगह से काटते हैं। और साल भर में हम लोग 2 बार प्रूनिंग करते हैं। जाड़े के लिए प्रूनिंग हम लोग मई में करते हैं। जाड़े में जैसा आपने देखा, जाड़े में मई में जो प्रूनिंग की गई है उसमें फूल आ गया है और वह फूल जो है जाड़े में फल मिलेगा। जाड़े का फल मिठास होता है और दाम ज़्यादा मिलता है। और फरवरी मार्च में करते हैं तो बरसात में फल मिलता है। लेकिन अक्सर देखा गया अमरूद में बरसात में फूल और फल सभी में आ ही जाता है। तो हम हल्की सी प्रूनिंग फरवरी मार्च में, इसको फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं, वो करते हैं और जाड़े के लिए हम मई में करते हैं। देखिए, सिंचाई हम लोग निश्चित किए हैं कि हर अवस्था में सिंचाई की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा हम लोग फूल और फल की अवस्था देखते हुए निश्चित किए हुए हैं और ड्रिप के माध्यम से करते हैं। क्योंकि यदि ड्रिप के माध्यम से आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई का जो इंटेंसिटी होता है उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। फूल आने के समय हम लोग बहुत ही कम पानी देते हैं, लेकिन जब फल बैठ जाता है तो पानी की मात्रा ड्रिप के माध्यम से बढ़ा देते हैं। केवल पानी ही नहीं, जो फर्टिगेशन है, उर्वरक है, हम लोग पानी के साथ देते हैं। इसको बोलते हैं फर्टिगेशन टेक्निक। फिर भी और भी पानी बचाने के लिए अभी आपको दिखाएंगे, मल्चिंग की गई है। प्लास्टिक मल्च से ढक देते हैं और नीचे से ड्रिप जाता है, जिससे पानी उड़ता नहीं है। जो पानी बचा दे रहे हैं वो पानी बहुत दिन तक उसमें ठहरता है। इससे हम लोग 60% तक पानी की बचत कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में यह स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है और अब निश्चित किया गया है जितने भी बागवान काश्तकार हैं उनको ड्रिप के माध्यम से ही सिंचाई करने का अवसर दिया जाए। अच्छी पैदावार के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देने की जरूरत होती है।
अमरूद में पहले और दूसरे साल गोबर की खाद 10 से 15 किलोग्राम, यूरिया 60 ग्राम, DAP 30 ग्राम और पोटाश 30 ग्राम प्रति पौधे को दिया जाना चाहिए। इस मात्रा को प्रति वर्ष बढ़ाते रहते हैं। यूरिया की आधी मात्रा जून में, आधी मात्रा अक्टूबर में दी जाती है। DAP और पोटाश उर्वरकों को अक्टूबर में दिया जाता है और गोबर की खाद की पूरी मात्रा जुलाई में दी जाती है। इन उर्वरकों को तने से थोड़ी दूर छोड़कर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस तकनीक में उर्वरकों का इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से करने पर अच्छा परिणाम मिलता है। देखिए, एक पौधे से आपको 10 किलो मिल सकता है। आप यदि अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 5000 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे से हमको 10 किलो मिलता है तो 5000 पौधे मिलाकर 50 टन पर हेक्टेयर मिल जाएगा। अदरवाइज जो आपका समान जो पद्धति होती है उसमें 12-13 टन मिलता है। तो आप देख लिए करीब 4.5-5 गुना आपको फल मिल सकता है और साथ साथ बड़े अच्छे ढंग से आप तोड़ सकते हैं। कोई चीज़ का स्प्रे करना है आराम से कर सकते हैं, उससे गुणवत्ता भी बनी रहती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंगफली में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या हरा कसीस के 0.5% घोल का छिड़काव करें। सफेद लट रोकथाम के लिए क्यूनराफॉस 25 EC 4 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 200 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर पौधों की कतारों में वर्षा वाले दिन भुरक दें। भिंडी की फसल में पीच शीरा मोजेक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग में पत्तियां चितकबरी होकर प्याले नुमा शक्ल की हो जाती हैं। इस रोग का संचार सफेद मक्खी नामक कीट से होता है। इसके नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले तथा फूल आने के बाद मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। पपीते की फसल में पण, कुंचन एवं मोजेक रोग की रोकथाम हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमीथियोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटॉन 25 EC प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें और उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सुखा के रखें। रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करावें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धनलपुर, जिला करौली के कृषक रामविलास ने। यह टमाटर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामविलास जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राजस्थान के अंदर सब्जियों की मुख्यतः खेती की जाती है, उसके अंदर टमाटर प्रमुख फसल है जायद के अंदर। तो इसका बढ़िया उत्पादन लेने के लिए अपने को कीट और जो इसके रोग दोष है उनका मैनेजमेंट अपने को करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अपने राज्य में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस वक्त इस फसल में कई प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा ये कीट और रोग टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। इस टमाटर की जो मेन मुख्य बीमारी है वो टमाटो लीफ क्रूल है, जो कि पौधे में आने के बाद में लगभग पौधा खत्म हो जाता है और उत्पादन उसका शून्य हो जाता है। जैसे इसके लक्षण जो ऊपर पत्तियां हैं आपको बिल्कुल सिकुड़ी हुई नजर आएंगी और इसका जो फैलने का मेन कारण है वो एक सफ़ेद मक्खी के माध्यम से इसका फैलाव होता है।
तो सबसे पहले तो भौतिक उपायों के अंदर उन पौधों को जिनमें आवश्यकता से ज़्यादा लीफ कर्ल वायरस आ गया है उनको हाथ से खेत से दूर निकाल दें। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जैसे ही अपने को प्रारंभिक लक्षण इस रोग के दिखाई दें तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 3 लीटर पानी के अंदर 1 ml या फिर 15 लीटर पानी के अंदर 5 ml इमिडाक्लोप्रिड दवाई डलवा के स्प्रे करवा के अपन इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की जो मुख्य बीमारी है झुलसा ब्लाइट, अगती झुलसा और पछती झुलसा, ये दो इसकी मुख्य बीमारियां होती है। इसके पत्ते के अंदर दाग पड़ जाते हैं और कई बार पौधा पूरी तरह नष्ट हो जाता है, उत्पादन का अपना काफ़ी उसमें नुकसान होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए अपने को 2 ग्राम M45 प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करवाना है। 450 लीटर पानी 1 हेक्टेयर में डाल के स्प्रे करवाएंगे। इसके अलावा जो फूल से फल बनते समय जो इसकी इंसेक्ट का जो अटैक होता है वो फल मक्खी होती है। जो इसकी तितली है वो फूल के अंदर अंडे दे देती है, अंडे से लार्वा निकलता है जो उत्पादन को काफ़ी हद तक नुकसान करता है। पत्तियों के अंदर छेद मिलेंगे आपको या कई बार लट है वो टमाटर के अंदर घुस जाती है। तो लगभग 50% से ज़्यादा नुकसान अपना उस खेत के अंदर उत्पादन में हो जाता है। फल छेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव नहीं मिल पाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें। इसके बचाव के लिए अपने को फूल से फल बनते समय इमामेक्टिन बेंजोइट दवाई आती है, उसको 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोइट दवाई 450 लीटर पानी में डाल के प्रति हेक्टेयर स्प्रे करवा के इसका निदान पा सकते हैं। इस प्रकार सभी रोग व दोषों का समय पर उपचार करके अपने इसका उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और जो लॉसेज जो उत्पादन के अंदर जो कीट और इंसेक्ट के द्वारा जो नुकसान हो रहा है उससे काफ़ी हद तक अपन मैनेजमेंट करके इसको बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।